जी पूजा जी, ओके ओके, क्लास का टाइम हो गया। ओके, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री श्याम। तो जो भी इंतजार कर रहे थे सीडीपी क्लास की, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और एनर्जी के साथ मेरी क्लास में आप सभी लोग लाइव आइएगा। अपनी माइंड को एकदम फ्री माइंड करके क्लास में बैठिएगा और फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा। क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 के लिए भी। ध्यान सुनिएगा, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं, आप बिल्कुल आपके माइंड में नहीं आ सकता कि क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को अटेंड करिए भाई। ठीक है, समय कम है आपके पास और अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल इन हायरार्किकल थियरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैने। तो ये है रॉबर्ट गैने। इन्होंने सीखने के पदानुक्रम 8 अधिगम के प्रकार बताए थे। कितने? 8। स्पीड में क्लास चलेगी, मैराथन है, सुनिएगा, ये मैराथन क्लास है, स्पीड में जाएगी। सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम, सबसे उच्च लेवल का बताना है? समस्या समाधान, सिद्धांत अधिगम, संप्रदाय अधिगम, बहुविधता अधिगम। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, बहुत बढ़िया जी, सभी को गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ए, बिल्कुल नंदिनी जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये आपको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्होंने रॉबर्ट गए द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इनकी बुक है, इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए थे और 8 प्रकार के अधिगम जो है सीक्वेंस में इन्होंने बताए थे। सबसे निम्न लेवल का जो अधिगम था वो सिग्नल लर्निंग था। ठीक है, यानी संकेत अधिगम, ये सबसे निम्न था, ये सबसे निम्न है, ये भी जानते रहिएगा, सबसे निम्न है। सबसे उच्च है क्या? समस्या समाधान। सबसे उच्च का क्या है? समस्या समाधान। और समस्या समाधान से जस्ट नीचे आते हैं, ये 8वें नंबर का है। ठीक है, ये 7वें नंबर का है, ये 6वें नंबर का, ये 5वें नंबर का है। इसके बाद सबसे पहला संकेत अधिगम है, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया है, तीसरा श्रृंखला अधिगम है और चौथा शाब्दिक साहचर्य और पांचवा क्या है? बहुविभेदन, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सारी चीजें पढ़ाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? एक टीचर है, वो कक्षा में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? एक तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करेंगे। ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, तय और निर्धारित समय सारणी, ये आपको पता है ना, ये पता है, ये मानकीकृत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मानकीकृत। मानकीकृत निगेटिव होता है, मानकीकृत मतलब टीचर अपने अकॉर्डिंग सब करता है, जो कि गलत हो जाएगा। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखना, भयंकर निगेटिव। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया हिस्सा बनाना, बालक के प्रत्येक पक्ष, संज्ञा, भावात्मक क्रिया में सभी अधिगम के पार्ट होते हैं, आप किसी एक को अलग नहीं कर सकते हैं। अगला है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण, तुलना करना, विभेदीकरण करना, प्रतियोगिता करना और उनको अलग करना, समूह उनकी योग्यता के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बांटना, ये सब निगेटिव हो जाएगा। सभी लोगों ने सही आंसर दिया, दूसरे का सी, बहुत बढ़िया। राजदा जी, भूपेंद्र जी, भावना जी, जैक, ओके, यशस्वी जी, गौरी जी, बिल्कुल, किरण जी, सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, ये जो क्लास लाया गया आज का सीडीपी का, ये हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये जो आपके लिए क्वेश्चन लाया गया है, ये वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना हम कम करें उतना कम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करना गलती करेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकास और अधिगम प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका को विश्वास करते हैं? यानी जैविक परिपक्वता, यानी बच्चे के विकास और अधिगम में जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता का मतलब है अनुवांशिकता से। ठीक है, अनुवांशिकता की भूमिका होती है विकास और अधिगम में, इस पे ये विश्वास करते कौन है? कोहलर, स्किनर, वाइगॉस्की, पियाजे। जल्दी आंसर करिएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड लगाया करिए, एलिमिनेशन मेथड आपको जीत दिलाएगा। ठीक है, चलिए नंदिनी जी, 30 में से 30 क्वेश्चन भी सही हो गए आपके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भावना जी, पियाजे, बहुत ही बढ़िया, सुपर। शक्ति जी, संगीता जी, ब्लैंक पेज, थर्ड का सी, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो बेसिकली कोहलर किसे जान जाते हैं, शॉर्ट में समझिएगा, स्पीड में कोहलर ने अधिगम, ये भी संज्ञानवादी है, कोहलर भी संज्ञानवादी है, ये सूझ के लिए जानते हैं, स्किनर व्यवहारवादी है, ये व्यवहारवादी है, समझते चलेगा, ये क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं, ये क्या है, क्रिया प्रसूत के लिए है, वाइगॉस्की है, वाइगॉस्की ने जैविक पहलू की क्या की है भाई, जैविक पहलू की उपेक्षा की है भाई, इन्होंने जैविक को इंपॉर्टेंट नहीं माना, इन्होंने सामाजिकता को माना। अब बेसिकली हमारे जीन पियाजे कहते हैं बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए समाज में, वो अपने अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं। तो बेसिकली जब उनको समाज नहीं मिल रहा है तो यानी उनको जो योग्यता मिलेगी वो कहां से मिल जाएगी, तो बेसिकली ये जैविक परिपक्वता, यानी बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होंगे अपने अनुवांशिकता के आधार पर, अपनी जैविकता के आधार पर, वैसे वो विकास को दर्शाएंगे, उनमें समाज के लोगों की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे पियाजे। जैविक परिपक्वता की भूमिका को नकारते हैं वो वाइगॉस्की हैं, लेकिन जैविक परिपक्वता भूमिका को मानते हैं विकास और अधिगम में, वो हमारे कौन है, जीन पियाजे। कौन है, जीन पियाजे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे बुक का नाम क्या है, द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ड। ठीक है, अगला है, एक छात्र गणितीय समस्या को हल कर रहा था, क्या कर रहा था, गणित की समस्या को हल कर रहा था, एक प्रश्न को हल करते समय उलझ गया, क्या कर रहा था, हल करते समय उलझ गया, समाधान के बारे में सोचने में कुछ समय लगाने के बाद उसे अचानक एक संकेत मिला और उसने समस्या का समाधान किया, अचानक उसे संकेत मिला और उसने समस्या का समाधान किया, वह माध्यम से सीख रहा है, किस चीज के माध्यम से, क्रिया प्रसूत के, शास्त्रीय बंधन के, अंतर्दृष्टि, पदानुक्रमित दृष्टिकोण। देखिए आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि संकेत मिल रहा है, तो आप सोच सकते थे वाइगॉस्की हो जाएगा, वाइगॉस्की में जो संकेत देगा ना वो कोई दूसरा व्यक्ति देगा, इसमें इसको खुद ही संकेत मिला, अचानक समस्या का समाधान आ जाना और सभी लोगों का समाधान आ गया है। फोर्थ का सी, भूपेंद्र जी, सावित्री जी, नंदिनी जी, इवनी जी, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बहुत बढ़िया, जीन पियाजे, बहुत बढ़िया। फोर्थ का सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ये हमारे कोहलर जी है, किस पे प्रयोग किया था, ये अंतर्दृष्टि यानी इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग, ये हमारे संज्ञानवादी हैं और ये है कोहलर। कौन है, कोहलर। और बेसिकली ये गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, कुफ्का और वर्धमान, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैराथन क्लास है, स्पीड में चलेगा, समझते हुए चलेगा, किसी में दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज को अगर आपको पूछना है पूछ लीजिएगा भाई, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला है, डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों में समस्या होती है। देखिए अधिगम विकार आपको आएंगे, तो मोटर यानी प्रेरक तंत्रिका कार्य, जैसे आंखों हाथ में समन्वय, आंख हाथ में समन्वय नहीं स्थापित करना। ठीक है, मतलब जैसे होता है कभी किसी चीज पे ध्यान, जैसे सपोज जैसे ये बिंदु है, हम चाहते हैं इस पेन को उठा के इस बिंदु पे रखें तो मेरा हाथ कांपने लगेगा या हमारा हाथ यहाँ चला जाएगा, ये डिस्प्रेक्सिया है। या अंकगणित या अवधारणाओं को सीखने में, लेखन अथवा चित्रकार में उपयुक्त में से कोई नहीं। सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे सीखते चलिएगा। सूझ का सिद्धांत, कोहलर जी, कुमकुम जी, बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग बढ़ते चलिएगा, जल्दी जल्दी। फिफ्थ का ए, चलिए, पदानुक्रम दृष्टिकोण कौन दिया है बताइएगा। पदानुक्रम दृष्टिकोण देखिएगा कहां गया, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हायरार्किकल अप्रोच। देखिए पदानुक्रम दृष्टिकोण की बात करें तो जैसा अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाया गया था, हम आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ही क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्किकल थियरी ऑफ लर्निंग। तो बेसिकली अधिगम की बात करें, अधिगम में, अधिगम को पदानुक्रम में दिया था, पदानुक्रमित दृष्टिकोण अधिगम के लिए हैं, तो ये हमारे कौन है भाई, ये हमारे हो गए रॉबर्ट गेने। सीखे भाई, हर चीज आपको यही मिलेगा। तो सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया है जी, नंदिनी जी बिल्कुल जरूर, जैसा कहें। तो ये क्या हो जाएगा, आंखों हाथों में समन्वय करें, ये एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका हो गया डिस्कैल्कुलिया, ये हो गया डिस्ग्राफिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में एक शिक्षक बच्चे की त्रुटियों का स्वागत करता है, मतलब त्रुटियां बच्चे करते हैं उसको इंपॉर्टेंट समझता है, स्वागत मतलब त्रुटियों को इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि त्रुटियां सीखने की राह है, वे ऑफ लर्निंग एक तरीका है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, भयंकर निगेटिव, सीखने की अनुपस्थिति है, उपस्थिति है, शिक्षा जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसकी त्रुटियां। अच्छा, छठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, स्पीड में, स्पीड चाहिए मुझे। और बाकी सब लोग कहां गायब है भाई। हाँ, कल का पीडीएफ अभी हम आज डाल देंगे, ठीक है, कल की क्लास का पीडीएफ हम डाल देंगे, थोड़ा क्लासेस की वजह से बिजी थे, कल की पीडीएफ हम डाल देंगे क्लास का, ठीक है, कल की क्लास का, ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा, अभी आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, सब सही जा रहा है, बिल्कुल ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, सीखने की राह। देखिए बच्चे जो त्रुटियां करते हैं वो एक क्या सोर्स है, क्या है, एक साधन है, ठीक है, त्रुटियां क्या, एक माध्यम बच्चों, और बच्चे त्रुटियां नहीं करेंगे तो आपकी जरूरत क्या होगी, हमारी जरूरत क्या होगी, शिक्षक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बच्चे त्रुटियां करें, त्रुटि का सुधार कौन करेगा, शिक्षक करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश 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 में एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर 1 से 10 तक की गिनती लिखता है और छात्रों को संख्याएं लिखते हैं और याद करते हैं। छात्र संख्याएं लिखते हैं और याद करते हैं, ओके, यहाँ पे याद करवाया जा रहा है। तो ये अन्वेषण है, खोज के द्वारा हो रहा है। क्रमादेश निर्देश, यहाँ पे निर्देशन दिया जा रहा है, क्रमादेश क्या है, क्रमादेश निर्देशन हमारे स्किनर जी जान जाते हैं। पारस्परिक अधिगम है, रेसिप्रो, पारस्परिक अधिगम, ये हमारे तक एक तरह से हो सकते हैं। पारस्परिक अधिगम के लिए कौन जान जाता है, वाइगॉस्की हो गए, या यहाँ कंठस्थ हो रहा है, रोट लर्निंग हो रहा है, क्रैमिंग हो रहा है, मेमोराइजेशन हो रहा है, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल जरूर व्हाट्सएप में भी डाल देंगे, ठीक है। हाँ एक ही है भाई, रॉबर्ट गैगने एक ही हैं। 7 का डी, भूपेंद्र जी, डी के साथ रुपए का भी सिंबल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पे याद करवा रहे हैं, बच्चे लिखते और याद करते, तो ये हो जाएगा कंठस्थीकरण। देखिए कंठस्थीकरण से आपके मैथ पैडागोजी में भी क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे को अगर सूत्र रटवाया जा रहा है तो वो कंठस्थ करवाया जा रहा है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पानी। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक विद्यालयों में बच्चों का अधिगम में जुड़ाव प्रभावित करता है, यानी विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित करता है, यानी बच्चे अधिगम से जुड़ रहे तो कौन कौन सी चीज प्रभावित करेंगे, पारिवारिक सामाजिकवाद प्रभावित करेगा, बिल्कुल, समकक्षी संबंध करेगा, बिल्कुल, सांस्कृतिक मूल्य करेगा, बिल्कुल, बच्चों का आत्मसम्मान करेगा, बिल्कुल, सभी करेंगे। आंसर करिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, नंबरिंग के साथ आंसर करिए। सुबोध जी, मिस रेणु जी 8 का सी, सत्यवती जी सी, नीलिमा जी सी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली कौन सा कारक विद्यालय में बच्चों के अधिगम से जुड़ाव को प्रभावित करेगा, तो बच्चे जब अधिगम से जुड़ रहे हैं तो पारिवारिक सामाजिकरण भी करेगा, समकक्षी संबंध, क्योंकि स्कूल में पढ़ने में फिर घर तो जाता है ना बच्चा, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान, ये चारों करेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज लेवाइगॉस्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन में, मतलब जब शिक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है तो समीपस्थ ZPD का यूज करना चाहिए। अभी कैसे करना चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, या प्रभावी बौद्धिकता की पहचान, यानी असर्टेनिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस। देखिए बेसिकली क्या है, प्रवाही बौद्धिक, यानी आप समीपस्थ विकास के क्षेत्र का यूज करेंगे ताकि किस बच्चे का मतलब बौद्धिक स्तर अच्छा है, प्रवाही है, मतलब बहुत अच्छे लेवल में सीख रहा है, उसकी पहचान करने के लिए। कहते हैं ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, बताइए जल्दी से। 9वें नंबर का क्वेश्चन ये है, 9वें का डी। अरे भाई देखिए क्या करा है यहां पे, असर्टेनिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस, मतलब कि देखिए फ्लूइड तरल, देखिए बेसिक की बात करें, फ्लूइड इंटेलिजेंस, तरल ठोस बुद्धि कौन जान जाते हैं, कैटल जी हैं। तरल ठोस बुद्धि की, तो तरल एवं ठोस, पहली बात समझिएगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब तरल बुद्धि होती है। तरल बुद्धि, कॉमन सेंस लगाइए भाई, सब कुछ बताया गया। तरल बुद्धि किसकी है, तरल ठोस बुद्धि हमारे कौन दिया, कैटल ने दिया हुआ है। तरल, देखिए तरल और ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि जो है जन्मजात क्षमता को दर्शाती है, और जो ठोस बुद्धि है वो किसको दर्शाती है, वो वातावरणीय। तो हमारे वाइगॉस्की है ना, ZPD मतलब बच्चा अकेले कर रहा था, अब किसी की मदद से करने लगा तो बच्चे की क्षमता में अंतर हुआ, बच्चे ने जिस रास्ते से गुजरा तो उसकी क्षमता में परिवर्तन हुआ ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, टीचिंग और असेसमेंट हो जाएगा ना, शिक्षण। आप यहाँ पे ये भी तो लगा सकते हैं ना, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, शिक्षण और अधिगम। बिल्कुल, शिक्षण के द्वारा बच्चों को उनकी क्षमता की पहचान कराई जाती है, और बच्चे अपनी क्षमता को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, उनकी क्षमता क्या है, इसके लिए हमको क्या आना चाहिए, मूल्यांकन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फंट बहुत छोटा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए भारती मैम, दिखने लगेगा, ठीक है जी। इवनी जी बहुत बढ़िया, फंट बढ़ा लीजिएगा आप लोग प्लीज, आप लोगों को दिखने लगेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छात्रों की ओर से समस्या समाधान को बढ़ावा देने की सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक कौन सी है। छात्रों की ओर से समस्या समाधान को बढ़ावा देना चाहते हैं तो चारों में से सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, यही आपको बताना है। कि गहन दृष्टिकोण के गठन को प्रोत्साहित करना,
टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड, ठीक है, या उन समस्याओं पर जोर देना जो उनके लिए वास्तविक है, पॉजिटिव वर्ड, उन्हें औपचारिक तर्क, देखिए औपचारिक तर्क तकनीक, यानी औपचारिक मतलब जहां पे रूल्स आएंगे, और जब रूल्स आएंगे तो वहां पे रटना हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उत्तर देना स्वीकार करने से इनकार करना, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बताइए ए और बी में क्या आंसर सही होगा? छात्रों की ओर से समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए आप चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समस्या समाधान करें, तो अगर आप समस्या को उनके वास्तविक जीवन से, उनके संदर्भ में, उनके कॉन्टेक्स्ट में लाएंगे तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा समस्या समाधान करेंगे, जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही जा रहे हैं। देखिए क्यों ये सही हो, देखिए आपके मन में आ सकता है ना गहन दृष्टिकोण के गठन, यानी बच्चे में गहन दृष्टिकोण हो, इसका आप मतलब क्रिटिकल एटीट्यूड हो, इसको आप स्टिमुलेट करेंगे, कह रहा है ये कह रहा है, ठीक है, या आप इसका निर्माण करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ावा देना है ना, बच्चे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हल करें, तो आप क्या करेंगे, समस्या क्या करेंगे, वास्तविक, यानी वास्तविक मतलब उनके संदर्भ में रखेंगे, तो दैट इज मोर पॉजिटिव देन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, या शिक्षक का ज्ञान, टीचर नॉलेज, मतलब एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का गुण हो, टीचर नॉलेज मतलब उसका ज्ञान हो, या इंथुजियास्टिक यानी उत्साहित हो, या सभी हो। अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर, सरल प्रश्न है, आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी समझ लीजिएगा आपका टाइम कम जाएगा, कम टाइम में हम आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंदिनी मैम बी क्यों बताइए आप? बिल्कुल, एक प्रभावी शिक्षक में संगठन का गुण होना चाहिए, उसका ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, उत्साही होना चाहिए क्योंकि वो एक आदर्श होता है, बच्चे भी उत्साहित होंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकासोन्मुख बच्चे पर, विकासोन्मुख यानी ऐसे बच्चे जो विकास की ओर उन्मुख है, ऐसे बच्चे पर डैश के प्रभाव से मानसिक मंदता और नेत्रहीनता का खतरा होता है, यानी मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस आर पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं ऑफ द इफेक्ट ऑफ पारा, मरकरी के द्वारा, या तंबाकू के द्वारा, शराब के द्वारा, या दूसरा तीसरा दोनों के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मुझे प्रॉब्लम हो रहा है मैम मोबाइल स्क्रीन से। मैम देखिए मोबाइल स्क्रीन से प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ जगह भी बताते हैं। मॉडल क्या होता है, बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है? बैंकिंग प्रोग्रामिंग मॉडल आपका मैथ पेडागोजी में आएगा, इसका हम एक दिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, बैंकिंग तो रटने से होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सुलेखा जी। नंदिनी मैम देखिए बिल्कुल मान सकते हैं कि आप लोग इतना तैयारी करें, इतना टाइम जा रहा है इस पे आप लोगों को स्क्रीन पे, तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आपके फ़ोन में आप उसके हीट को भी कम कर सकते हैं ना, लाइटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, येलो कर दीजिए, उसका इफेक्ट आप पे कम पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो दोनों होगा, यानी पारा, देखिए पारा भी है, एक जो मरकरी होता है ना, मरकरी के द्वारा भी बच्चे नेत्रहीन या मानसिक मंदता हो सकती है, और आपका यहाँ पे कह सकते हैं शराब तो हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लगा ही नहीं सकते, तीनों ही अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी दे देना चाहिए था, वैसे इसको उपरोक्त सभी देना चाहिए था, यानी सॉरी तंबाकू और शराब है। ठीक है, तंबाकू और शराब है, सॉरी तंबाकू और शराब है, डी इज राइट आंसर। ठीक है, मरकरी नहीं होगा। ठीक है, देखिए मरकरी आपका एक तत्व है। ठीक है, मरकरी क्या है आपका एक तत्व है। ठीक है, वो भी ठोस है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंटियलिस्टिक फिलॉसफी, ये कौन है? ये ऐसे दर्शन शास्त्री है जो अस्तित्ववादी हैं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी पर बिलीव करते हैं। द करिकुलम, पाठ्यक्रम का चयन किया जाना चाहिए, हल किया जाना चाहिए और स्वामित्व में होना चाहिए। मतलब कि अकॉर्डिंग टू किसके? अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार जो करिकुलम है, करिकुलम का चुनाव हो गया, ठीक है, या क्वेश्चन का जो हल करना हो गया, या किसी क्वेश्चन पे आपको स्वामित्व हासिल करना है, तो वो होना चाहिए शिक्षार्थी के अनुसार, ठीक है, प्रधानाचार्य के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, बोर्ड ऑफ स्कूल के अनुसार। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। डिजिटल इंडिया के साइड इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सब सही जा रहे हैं।
बहुत देखिए अस्तित्ववादी जो कह सकते हैं कि जो वास्तव है सामने है, ठीक है, जो कह सकते हैं कि दुनिया के बारे में जितनी चीजें हैं उनका विश्लेषण करता है, तो बेसिकली ये लर्नर यानी चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया क्या है? पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, अभिव्यंजक अक्षमता। जी बिल्कुल दिलीप जी, नाइट मोड में कर लीजिए ना, इफेक्ट कम पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलिए स्पीड बढ़ाते हैं। बिल्कुल सभी लोग करेक्ट है। क्या हो जाएगा? ये है क्या? डिस्ग्राफिया लेखन। पठन के लिए डिसलेक्सिया रख लीजिएगा। गणितीय के लिए क्या रख लेंगे? देखिए थोड़ा समझिएगा मेरी बात यार। पठन के लिए आपका ये आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है, और डिसकैलकुलिया आपका हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा डिसकैलकुलिया। अब देखिए ये भी सुनिएगा, अभिव्यंजक क्या लगता है आपको? ये क्या है? एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी, अपने अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अभिव्यंजक यानी एक्सप्रेसिव मतलब अभिव्यक्त न कर पाना, बोल न पाना। तो ये किसमें चला जाएगा? ये आपका एक तरह से कह सकते हैं अफेजिया, भाषागत विचार में चला जाएगा, भाषागत विकार में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? Which one is not characteristics of summative assessment? आपको पता है सीबीएसई दो तरह के असेसमेंट को फॉलो करती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव 4 बार होता है, FA1, FA2, FA3, FA4। समेटिव असेसमेंट 2 बार होता है, SA1, SA2। फॉर्मेटिव को रचनात्मक बोलते हैं। फॉर्मेटिव अधिगम के लिए आकलन होता है। फॉर्मेटिव में सुधार होता है, कक्षा के दौरान होता है, फीडबैक टीचर स्टूडेंट दोनों को दिया जाता है। और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये शिक्षण सत्र की समाप्ति पर होता है, सुधार असंभव है, ग्रेड दिए जाते हैं इसमें, ये आपका अधिगम का आकलन होता है। इतनी बातें क्लियर रखिएगा आप लोग, इतनी चीजें आप लोग क्लियर रखिएगा। समझ गए आप लोग? का बी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हितेश जी सुपर, किशन जी, तिजेश्वरी जी, दाने जी, भागवती जी, सांगू जी, के साहू, राजदा जी, अंजलि जी, सब सही जा रहे हैं। देखिए बेसिकली मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि दी जाती है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये है आपका रचनात्मक आकलन। योगात्मक को ही संकलनात्मक बोलते हैं। सुन लीजिएगा, योगात्मक को संकलनात्मक, ये ऐसे समेटिव असेसमेंट है, वर्ष में ये 2 बार होता है, शिक्षण सत्र की समाप्ति पर होता है, सुधार नहीं कर सकते। मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि दी जाती है, ये आपका रचनात्मक आकलन होता है, समझिएगा। इसका प्रयोग प्रचार के लिए किया जाता है। इसका नॉलेज ऑफ द रिजल्ट इज नॉट इज यूज फॉर प्रमोशन, प्रचार के लिए नहीं होता ऐसा कुछ। एक निर्णयात्मक अभिवृत्ति है, इट इज हैविंग अ जजमेंटल एटीट्यूड। और ऑप्शन परिणामों का ज्ञान संभव नहीं है। ऑप्शन बी, देखिए यहाँ पे क्या है? नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आपके मन में आ सकता है बी और डी, सभी लोगों को सुन लीजिएगा, आपके मन में आ सकता है बी और डी। सी क्यों लगाएंगे भाई? ये तो इससे लेना देना है ही नहीं ना। तो देखिए पहली बात, यह एक निर्णयात्मक अभिवृत्ति। देखिए अभिवृत्ति की बात क्या है? इट इज हैविंग अ जजमेंटल एटीट्यूड। तो बेसिकली एटीट्यूड क्या होता है? अभिवृत्ति क्या होता है? अभिवृत्ति, सुनिएगा, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अभिवृत्ति क्या होता है? अभिवृत्ति मतलब नजरिया, जो आपके मन का नजरिया, आप जैसे सोचते हैं, जैसे समझते हैं, आपके विचार जैसे, वो अभिवृत्ति होती है। तो यह एक निर्णयात्मक अभिवृत्ति होती है। तो ये आपका समेटिव से उतना मेल नहीं खाएगा, बट परिणामों का ज्ञान संभव नहीं है। मतलब कि जो जरूरी नहीं कि देखिए नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है ना, कौन सी योगात्मक मूल्यांकन विशेषता नहीं है, यानी नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। इसमें तो रिजल्ट तो मिलता है ना, परिणामों ज्ञान संभव नहीं, इसमें संभव होता है भाई। जो लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट मिलता है कि फेल हो गए या पास हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। फेल हो गए या पास हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। मैम फीडबैक एफए में आता है, हाँ होगा, इसमें ऐसे बोला है, हाँ बिल्कुल। अरे भाई ये एफए हो गया, परिणामों का ज्ञान संभव नहीं, इसमें बोला ना कौन सी योग्यता? परिणामों का ज्ञान संभव है भाई। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज क्लियर पॉसिबल। इसी में तो जो फाइल में जो रिजल्ट आते हैं ना, मिलते हैं आपको कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड डिवीजन आए, वो आपका योगात्मक आकलन होता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट।
जबकि इसमें बोला है कि नहीं होता है, जो कि गलत है। परिणामों का ज्ञान संभव होता है। क्या आप लोग समझ गए मेरी बात? अगर समझ गए होंगे बता दीजिएगा तो मुझे थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा आप लोगों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये एक निर्णयात्मक अभिवृत्ति है, बिल्कुल ये है, ठीक है, बेसिकली हम मान सकते हैं यह एक निर्णयात्मक, बिल्कुल ये है। यहाँ पे नहीं बोला है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये निर्णयात्मक अभिवृत्ति है। जो आप लास्ट में निर्णय लेते हैं ना कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया? ये भी क्लियर है, ये भी सही है। मतलब इसलिए बोला कि विशेषता नहीं, ये विशेषता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जैक जी ने जो क्वेश्चन कहा हम मान सकते हैं, बिल्कुल जैक जी आपके क्वेश्चन से हम एकदम पूरी तरह सहमत है कि आपने बोला ना कि मूल्यांकन के बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है। फीडबैक इज गिवन आफ्टर द इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के बाद आपको प्रतिपुष्टि दी जाती है। ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। लेकिन इसमें बोला ना योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला कि योगात्मक से रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी ज्यादा जाएगा। हम मान सकते हैं, हम बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल आत्मा जी ये मान सकते हैं कि ऑप्शन ए भी हो सकता है ना, कि आप कह सकते हैं मूल्यांकन के बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है। तो थोड़ा सा इसको हम एक्स्ट्रा इसमें एफर्ट डालते हैं कि फीडबैक इज गिवन आफ्टर द इवैल्यूएशन। एक तो ये बात हो गई, समझ गए, यानी कि मूल्यांकन के बाद आपको फीडबैक दिया जाता है। और अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, फीडबैक यानी फीडबैक इज गिवन ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग द असेसमेंट। समझ गए मेरी बात? ड्यूरिंग द असेसमेंट, तो वो आपका एफए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैम सी को क्लियर करिए। ओके, देखिएगा फिर से, यहाँ पे नहीं समझ आएगा हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा फिर से क्या है, निम्नलिखित में कौन सी योगात्मक मूल्यांकन विशेषता ने? पहली बात देखिए, इस लाइन को देखिएगा, यहाँ पे मूल्यांकन के, अगर यहाँ पे बोलता मूल्यांकन के दौरान प्रतिपुष्टि दी जाती है तो ये एफए हो जाता। बट इसको थोड़ा समझिएगा ना, फीडबैक इज गिवन आफ्टर द इवैल्यूएशन, यानी पूरा कहानी खत्म हो गया, आप फेल हो गए, पास हो गए, अब आपको फीडबैक दिया जाता है, अरे बेटा तुम फर्स्ट डिवीजन है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे नंबर का और मेहनत करो, ऐसे बोला जाएगा। तो ये आपका ये ऐसे में चला जाएगा, ये चला जाएगा। परिणामों का ज्ञान संभव नहीं, जिसमें इसमें परिणामों का ज्ञान संभव होता है, ये आपका नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसमें बोला विशेषता नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, जबकि यहाँ परिणामों का ज्ञान संभव होना चाहिए। इसका प्रयोग प्रचार के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक निर्णयात्मक वृत्ति है, बिल्कुल इसमें निर्णय लिया जाता है, लास्ट में फाइनल किया जाता है। यहाँ फाइनल निर्णय होता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे है तो बड़ा क्वेश्चन है, हिंदी कर पाए, इंग्लिश करते तो हिंदी भी नहीं दिखता आपको। उम्मीद करते आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग फीडबैक आफ्टर ऐसे, बिल्कुल सानू जी करेक्ट जा रहा है, एकदम करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नीचे दो स्तंभ दिए गए जिनमें से स्तंभ ए में शिक्षण की विधियां हैं और बी में विधियों का केंद्र, मतलब कि ए में आपकी शिक्षण विधियां हैं और बी में उसका केंद्र है कि उस शिक्षण विधि का केंद्र क्या होगा। ठीक है, जैसे स्तंभ ये है, स्तंभ ये है, पहला है व्याख्यान विधि है। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन यहां तक गया, थोड़ा ये देखिए, ये व्याख्यान विधि इतना, पहला ये व्याख्यान विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि, समझ जाएगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में डिस्टर्ब हुआ है, ये आपका तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां तक ले आ गया है। किसी अधिनियम की सहभागी प्रक्रिया पर जोर देना, ये पूरा कहानी है। अनुभव पर आधारित शिक्षा होती है। ज्ञान हमेशा जब कूट वाले आए, एलिमिनेशन मेथड लगाए करिए। आप क्या लगाएंगे? आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सहयोगात्मक विधि, छात्र एक साथ विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते हैं, सीखते हैं। तो उठाइए आप किसी पॉइंट को और पकड़िए और आंसर निकालिए। देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, यहाँ पे दो दिया है, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पांचवा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा। अच्छा दूसरा वाला पकड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले को उठाइए। ठीक है, दूसरे वाले से कर सकते हैं आप। क्या लगता है आप लोगों को? क्या बात है, डी ऑप्शन गलत दिया था उसमें, दो ऑप्शन गलत दिया था उसमें, डी इमनीश जी, डी, बहुत बढ़िया। चलिए खुशी है, आप लोग समझ गए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टाइपिंग आप लोग समझिए, बहुत बढ़िया। श्वेता जी, दाने जी, मिस रेनू जी, मैम तो हमेशा आग ही बरसाती रहती है, बहुत बढ़िया, मतलब समझ रही है। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं, देखिए पहला यहाँ पे सभी लोगों ने सही बता दिया, ऑप्शन डी। फोर्थ पकड़ लीजिए मैम, चलिए देखते हैं। बिल्कुल मैम, देखते हैं फोर्थ नंबर आपने बताया है, फर्स्ट का थर्ड, यानी व्याख्यान विधि क्या है? ज्ञान की एक बड़ी मात्रा को प्रकट करना। व्याख्यान विधि का मतलब है, आपने बताया ज्ञान की बड़ी मात्रा को प्रकट करना। ओके,
प्रदर्शन विधि, दूसरे का आपने बताया दूसरे का मतलब अनुभव आधारित शिक्षा, प्रदर्शन विधि यही ना, अनुभव आधारित शिक्षा। तीसरा देखिए, तीसरा तो आपका हो जाएगा परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या है, छात्र एक साथ विभिन्न गतियों में संलग्न होते हैं, तीसरा। और चौथा क्या, सहयोगात्मक अधिगम, किसी अधिनियम की सहभागी प्रक्रिया, बिल्कुल सहयोगात्मक है तो यहाँ सहभागी प्रक्रिया हो जाएगी। और परियोजना क्या हो जाता है भाई, परियोजना क्या है, छात्र एक साथ विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होते सीखते हैं, मतलब कोई एक योजना बनाकर उसमें बहुत सारे बच्चे मिलकर सीखते हैं। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज 110% करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये भी करेक्ट आपने बताया, जो व्याख्यान विधि है, बेसिकली व्याख्यान विधि भी क्या है, अब बहुत बड़ी चीजों को उसको एक टाइम में आप उसको क्लियर करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ इंग्लिश होना चाहिए, ओके, आप लोग हिंदी समझ गए, अच्छी बात है जी। फोर्थ के बेस पे बन जाएगा मैम जी, बिल्कुल फोर्थ के बेस पे, बहुत बढ़िया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी। LSBE का पूर्ण रूप क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ LSBE हम नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए फिर तो हम तो बताएंगे। कौशल, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कौशल आधारित शिक्षा का जीवन जीना, जीवन कौशल आधारित शिक्षा, इधर भी देख लीजिएगा, इधर से भी आपको ज्यादा इंग्लिश से ज्यादा क्लियर बनेगा। जीवन विद्यालय आधारित शिक्षा मूल शिक्षा की दृष्टि से विद्यालय का जीवन, मतलब लिविंग स्किल बेस्ड एजुकेशन है, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, लाइफ स्कूल बेसिक एजुकेशन है, लाइफ ऑफ स्कूल इन टर्म्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होते हैं, ये तो पियाजे है ना भाई, गुणात्मक मात्रात्मक पियाजे बोले, ठीक है। चलिए किसी को ए, किसी को बी, किसी को बी, दीक्षा जी बी, सब भी जा रहे हैं बिल्कुल। चलिए बेसिकली करेक्ट है। लाइफ, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं, लाइफ ऑफ स्कूल इन टर्म्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, लाइफ ऑफ स्कूल नहीं, लाइफ स्कूल ये भी सुनने में अजीब लग रहा है, लिविंग स्किल नहीं, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। दैट इज फुल फॉर्म ऑफ LSB, CBSE लग रहा है ना इसे, LSBE लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से दर्श देता है, स्पष्ट रूप से जोर देता है, यानी विकास चरण में होते हैं, ये किस पे देता है, निरंतरता सिद्धांत, अनिरंतरता सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारक। जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग फटाफट क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, ये हमने कल आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। विकास चरण में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि विकास, इसका मतलब कहने का मतलब समझे, विकास चरणीय सिद्धांत यानी एक फिक्स चरण होता है, ऐसा नहीं कि जीवन भर लास्ट तक चलता रहेगा, चरण सिद्धांत। वैसे विकास तो निरंतर होता है ना, जन्म से मृत्यु तक, विकास जन्म से मृत्यु वो तो निरंतरता हो जाएगा, लेकिन विकास की अनिरंतरता यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट ये बताता है कि विकास चरणों में होता है। बहुत बढ़िया भाई, कल ही क्वेश्चन कराया गया था ना इस पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। के साहू जी, सांगू जी, भागवती जी, दाने जी, पार्वती जी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे, और वैसे विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपके वातावरणीय कारक चाहिए, विकास प्रक्रिया संबंधित कारक यानी वातावरण आएगा। तो बेसिकली ये विकास की अनिरंतरता सिद्धांत, मतलब विकास अनिरंतर यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास एक चरण में होता है, इसको माइंड में आप सेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। बच्चों को असफलता का भय होता है, सबको होता है, इसको दूर करना क्यों जरूरी है भाई बताइए। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, टीचर तो सब संभाल सकता भाई। टीचर तो वॉटसन ने कहा है ना, मुझे बालक दे दो, मैं उसे चोर पुलिस डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। तो आपके अंदर सारी क्षमता है, बच्चों को कुछ भी बना सकते हैं, अच्छा ही बनाएंगे। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। असफलता त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल ऑप्शन ए निगेटिव, ऑप्शन बी निगेटिव। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ऐसा नहीं भाई। भय का एहसास सबको होता है, नेचुरली है भय होना, हर सबको एग्जाम का डर होता है, आपको होता है, हमको होता है, सबको होता है। तो असफल और त्रुटियां बच्चे का अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, नेचुरल है भाई। आप बस इसको मोटिवेट करिए, दूर करिए, पढ़िए लिखिए आराम से, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया पहले चरणों को किस रूप में जानता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आज का देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है उसको इंपॉर्टेंट बनाया करिए आप लोग, ठीक है।
अगर आप सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं तो इसका सबसे पहला चरण क्या होगा? तैयारी करना, प्रिपरेशन, ये तो कॉमन सी बात है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। उद्भवन, इंक्यूबेशन है, प्रदीपन, इल्यूमिनेशन है या संशोधन, रिवीजन है? जल्दी बताइएगा फटाफट। कंचन जी, भय को उभरने के लिए आपको लगना पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि आप पर डे आप 100% अपना दे रहे, भय ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑटोमेटिक भय चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी जी जी, सभी लोग देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये है क्या? सृजनात्मक चिंतन। इनका नाम है ग्राहम बेल। ठीक है, ये है क्या? ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल ने सृजनात्मक चिंतन को 4 चरणों में बांटा था। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग 2, वर्ग 3 दोनों के लिए, वर्ग 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ग्राहम बेल इन्होंने 1926 में अब बेसिकली सृजनात्मक चिंतन को 4 चरण में बांटा था। कितने? 4 चरण में, और चारों याद होना चाहिए इस सीक्वेंस में। इन्होंने 4 चरण में बांटा था। पहला ये चरण था तैयारी, यानी कि देखिए सृजनात्मक चिंतन आपके सामने समस्या आएगी। सृजनात्मक चिंतन मतलब समस्या को आप सारी ढंग से, नए ढंग से हल करना। तो सबसे पहले आएगा क्या? आपका तैयारी। ठीक है, तैयारी मतलब आपके सामने समस्या आती है। ठीक है, समस्या, देखिए तैयारी का मतलब एक तरह से कह लीजिएगा समस्या की जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, समस्या की जानकारी इकट्ठा करना, समस्या समझना कहां से आई है, कैसी क्या है। अब उद्भवन, इसको समझिए क्या है। इंक्यूबेशन क्या है? देखिए इंक्यूबेशन एक धीमी प्रक्रिया होती है। सुनिएगा, जब कभी भी, देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये दूसरा स्टेज है, ठीक है, और ये तीसरा स्टेज है, और ये आपका चौथा है। संशोधन आपका चौथा स्टेज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे संशोधन की जगह अगर आप सत्यापन भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर ये सत्यापन भी पूछता है अंतिम चरण। उद्भवन क्या होता है? जब आप समस्या हल करें। सुनिए, इंक्यूबेशन क्या होता है? जब आप समस्या हल करते हैं, समस्या हल करने में जायज बात है आप त्रुटियां करते हैं कुछ। जैसे थांडाई के सिद्धांत में बिल्ली ने प्रयास किया था, एक प्रयास से तो उसने सही किया, कुछ प्रयास उसके तो व्यर्थ चले गए। तो जब आप समस्या समाधान कर रहे हैं, समस्या समाधान करते समय जो त्रुटियां होती हैं, ठीक है, समस्या समाधान करते समय जो मतलब जरूरी की चीजें नहीं होती है, जो असफल प्रयास होते हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो सफल प्रयास करते हैं उसको ही चुनते हैं, वही इंक्यूबेशन होता है, उद्भवन होता है। वही क्या होता है? उद्भवन होता है। ठीक है, अब प्रदीपन में क्या होता है? इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। सक्रिय बोले तो कॉन्शियस ज्यादा रहता है, सचेतन ज्यादा रहता है। ठीक है, क्या है? सचेतन ज्यादा रहता है। और लास्ट में क्या करेगा? उसका संशोधन यानी सत्यापन होता है। ठीक है, सत्यापन होता है। क्लियर है? समझ गए सब लोग? क्या समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बताइए। ये ज्यादातर यहाँ पे अंतिम चरण है, ये याद रखिएगा, ये अंतिम चरण है। ठीक है, सबको क्लियर है? सत्यापन मतलब वही है कि आपने पूरा हल कर लिया, अब उसको आप चेक करेंगे, परीक्षण करेंगे कि जो तरीका आपने अपनाया क्या वो सही है या नहीं। क्लियर है? 21 तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन, संशोधन। संशोधन की जगह मैम सत्यापन करेंगे तो ज्यादा बेटर। वही मतलब देखिए संशोधन ही सत्यापन है। जैसे मान लीजिए आपने ये इतना सब कुछ किया, लास्ट में आप चेक करेंगे ना कि जो आपने समस्या समाधान सृजनात्मक चिंतन से क्या वो सही है नहीं, तो उसको आप चेक करेंगे, रिवीजन। ठीक है मैम, सेकंड को बताएं। अरे भाई, जब आप समस्या हल कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, जब आप समस्या हल कर रहे हैं, हल करते समय जो आपकी जरूरी की चीजें नहीं है, जो असफल प्रयास है, इसको आप भूल जाते हो। आप सिर्फ सफल प्रयास को याद रखते हो। इतने याद रखो, इसमें व्यक्ति प्रभावी ढंग से हल करता है। इसमें व्यक्ति प्रभावी ढंग से हल करता है। क्लियर है सबको? अरे भाई, उद्भवन मतलब जब आप समस्या हल करते हो तो जो अप्रासंगिक चीजें हैं, जो असफल प्रयास है, उनको आप छोड़ देते हो। जो सफल प्रयास है, जो प्रासंगिक चीजें, उसी को एक्सेप्ट करते हो। तो जाहिर बात आपका सीखना क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी यहाँ पे खिचड़ी हो गई है, तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे तैयारी, प्रिपरेशन। लेकिन आपके दिमाग में ये सेट हो गया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, ये माइंड में आपके चला गया होगा, ये याद रखिएगा। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ गई तो आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बताइए भाई, सभी भावी शिक्षकगण मुझे बताएं कि
कि एक शिक्षक को यानी आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का जरूरत ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? चारों पढ़िए, आंसर करिए जल्दी से, चारों पढ़िए, आंसर करिए। जी नीलिमा जी, सर को बोलो। चलिए रुमाना मैम, सभी लोग आपका वेट भी कर रहे थे, सभी लोग आपका वेट कर रहे थे, बिल्कुल सभी लोग सही जा रहे हैं। नई शिक्षण तकनीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में मदद करता है, नई मूल्यांकन तरीकों को सीखने में शिक्षक की मदद करता है, शिक्षक को स्वयं को जानने में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान मतलब सभी चीजों में, यानी सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में, किसी एक, किसी दो, किसी तीन के नहीं, सभी। ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तिगत विद्यार्थी के अध्ययन का मूल कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर स्टडिंग द इंडिविजुअल पीपल, यानी व्यक्तिगत विद्यार्थी के अध्ययन का मूल कारण क्या है। चार ऑप्शन पढ़िए, आंसर करिए। बाईस का डी, मिस रेणु जी 22 का डी बता रही है, ओके। अच्छा पढ़ लेते हैं 22 का डी, लेकिन 22 का सी, ज्यादा लोग नैतिक जी 22 का सी बता रही हैं, प्राची जी सी बता रही, भूपेंद्र जी सी बता रहे हैं, मीरा जी, अनुपा जी। चलिए देखते हैं क्या है व्यक्तिगत शिक्षार्थी अध्ययन का मूल कारण क्या है, कि शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार के संबंध में अद्यतन रखने के लिए। अब देखिए टू कीप अपडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन थियरी एंड प्रैक्टिस। देखिए अपडेट, अद्यतन मतलब अपडेट रखना, ओके। उसे सजातीय रूप से रखने के लिए, सजातीय रूप से रखने के लिए शैक्षिक प्रशासन सुविधा, नेगेटिव वर्ड। क्षमता विकसित करने और उसकी कमजोरियों को पहचानने में मदद करने, ये पॉजिटिव वर्ड। या जानने के लिए कि किसी ने क्या सीखा है इसलिए उसे बिंदु पर निर्देशित करना शुरू कर दे, गलत बात है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर। यानी व्यक्तिगत विद्यार्थी का अध्ययन करने का हमारा मेन रीजन होता है, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप उसकी क्षमता विकसित करें, उसकी कमजोरी को जान पाए। क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से बच्चों से मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको जानते हैं, तो आप उनकी कमजोरी का पता लगा सकते हैं, निदान कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया जी दिव्या जी, टू हेल्प डेवलप द पोटेंशियलाइज एंड आइडेंटिफाई हिज वीकनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 23 नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन रिफर्स टू, किस चीज को करता है, किसी देश के नागरिकों का भावनात्मक एकीकरण, भावनाओं को एक करना, ऐसी भावना कि लोगों में राजनीतिक एकता हो, विविध सांस्कृतिक विचारों में गर्व की भावना, या उपरोक्त सभी। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को आप सब आराम से आंसर दे सकते हैं, सभी चीजें आएंगी। राष्ट्रीय एकीकरण है ना, राष्ट्र में आपकी भावना, राजनीति, संस्कृति, समाज सब कुछ आ जाएगा। बहुत बढ़िया योगेंद्र जी, ठीक है। सब जागिए भाई, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वही पावत है। तो जागिए, लगिए एकदम से, यहाँ पे हम लगे हुए हैं तो आपको तो लगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग करेक्ट जाए। तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण मतलब कि उसकी भावनात्मक, यहाँ नेगेटिव मत जाएगा, ऐसे माना कि लोग, ये राजनीतिक एकता भी तो राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत आएगा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक विरासत, ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेस्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस्ट्रोमेटिक तनाव भाषा विकार है, अधिगम अक्षमता, विकासात्मक विकार है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, यानी पोस्ट है, सॉरी पेस्टो नहीं पोस्ट है, सॉरी पोस्ट, अरे भाई ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है भाई, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है। जो पावत है वही खावत है, बिल्कुल योगेंद्र जी एकदम सहमत है आपसे। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है भाई, ध्यान रखिएगा। जल्दी आंसर करिए, कुछ नंबरिंग के साथ आंसर क्रिया करिए। अरे ये इसको बोलते हैं ना मस्तिष्क आघात, हिंदी इसकी जो होती है, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण होती है। 24 का डी, भागवती जी डी, ओके, ज्योति जी, धानेश्वरी जी, भूपेंद्र जी, देवेंद्र जी, रश्मि जी, बहुत बढ़िया। टाइम मुझे लग रहा है हम आपका कम ही ले रहे हैं और आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज पीटीएस, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। पीटीएस यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस,
बहुत बढ़िया, सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। अधिगम अक्षमता नहीं है, भाषा विकार नहीं, विकास, देखिए विकासात्मक विकार क्या है, अब विकासात्मक विकार में दो याद रखिएगा, एडीएचडी और ऑटिज्म, ठीक है, एडीएचडी और ऑटिज्म रखिएगा। ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मस्तिष्क में चोट वगैरह लगने के कारण होता है, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक, ये मस्तिष्क आघात है, हाँ इसकी हिंदी होती है मस्तिष्क आघात, मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं। अरे नहीं भाई भारती मैम, मस्तिष्क उद्वेलन, दिलीप जी, ग्रुबर जी और शुभम जी जल्दी बताइए, मस्तिष्क उद्वेलन, भारती जी ने इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर को मस्तिष्क उद्वेलन बोल दिया भाई, जल्दी बताइए मस्तिष्क उद्वेलन क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से क्लियर करिए, कमेंट के माध्यम से इसको क्लियर करिए जी। मस्तिष्क पश्चाघात भी बोलते हैं, आघात भी बोलते हैं, ठीक है, मस्तिष्क में गंभीर आघात के फलस्वरूप होता है, याद रखिएगा हमने बता ही दिया है, ये मस्तिष्क में गंभीर आघात के कारण होता है, ठीक है, गंभीर आघात के कारण। चलिए दैट इज मेंटल हेल्थ कंडीशन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते स्पीड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बताया किसी ने बताया हिंदी में, इसको बोलते हैं मस्तिष्क पश्चाघात, हाँ बहुत बढ़िया, सही है, करेक्ट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, विचारों का उथल पुथल, बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत बढ़िया, यही चाहते एक्सप्लेन आप हमें, अगर आप मनोविज्ञान मुझसे पढ़ रहे हैं तो रटिए मत, आप मनोविज्ञान सच में धारण करिए कि अगर आपसे कुछ पूछता है कोई तो आप खुद बता सके कि मनोविज्ञान ये सारी चीजें क्या है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी हो, ठीक है। मूल्यांकन आधारित शिक्षा प्रणाली यानी इवैल्यूएशन बेस्ड सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, इसका परिणाम क्या होगा, वर्ष के अंत तक सफलता, छात्र शिक्षक के अच्छे संबंध, विद्यालय का आनंदित वातावरण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग फटाफट, स्पीड में बढ़ेंगे भाई, बस स्पीड में बढ़ना है, कम समय में सारी चीजें, आपके समय को हम कम करना चाहते हैं ताकि आप और सारी चीजों में ध्यान लगा सके। बहुत बढ़िया मंजीता जी, 25 का डी, बिल्कुल। अरे भाई मूल्यांकन आधारित शिक्षा प्रणाली यानी देखिए मूल्यांकन अधिगम, मूल्यांकन शिक्षण का कह सकते हैं ये एकीकृत या एक तरह से कह सकते हैं इसकी अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उसमें नाम नहीं लिया क्या मूल्यांकन नहीं करे तो मूल्यांकन ऑलरेडी इंक्लूड है, मूल्यांकन अधिगम का शिक्षण का अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक है। इवैल्यूएशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा। तो वर्ष के अंत तक सफलता ऐसा नहीं है, मतलब बीच में ना हो अंत में सफल हो, छात्र शिक्षक के संबंध की बात नहीं किया, विद्यालय का आनंद, ये है सतत, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज सीसी, ये क्या है सीसी, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रेरक चक्र का दूसरा चरण क्या है, बहुत व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर न दे पाए तो बहुत गलत बात होगी। पीडीएफ दे देंगे सांगू जी, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, हम खुद ही पीडीएफ दे देंगे, परेशान देखिए पीडीएफ दे दिया जाएगा, बस आप लोग लगे रहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए बेसिकली आपको देखिए पीडीएफ से आप पढ़िएगा जरूर, दोबारा रिवाइज करिए, लेकिन ये वीडियो अगर आप सोचते होंगे कि हम डायरेक्ट पीडीएफ वाले पढ़ लें तो वहां से आपके 100% वहां पे तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आप यहाँ क्लास लेंगे तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। जल्दी बताइए, ड्राइव सबको पता है भाई, सबको पता है। बहुत बढ़िया, तो ये जानते रहिएगा अभिप्रेरणा के चक्र होते हैं, अभिप्रेरणा चक्र पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, आवश्यकता होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये पहला चक्र नीड। दूसरा क्या है, चालक, चालक बोलिए, प्रणोद बोलिए, अंतर्नोद बोलिए, ड्राइव बोलिए, ये दूसरा होता है। और ये गोल, गोल होता है ये तीसरा। तीसरा क्या, इंसेंटिव होता है, दैट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन। गोल कहिए, प्रोत्साहन कहिए, याद रखिए। अभिप्रेरणा का प्रथम चक्र नीड होता है, अंतिम चक्र प्रोत्साहन। प्रोत्साहन प्रथम चक्र क्यों है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, या आपकी एक इच्छा है, पूरी मनुष्य बड़ा ढोंगी प्राणी में एक इच्छाएं कंप्लीट नहीं होती कि दूसरी इच्छाएं बढ़ के आ जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर, प्रबल प्रेरणा यानी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल प्रेरणा क्या है, आपको लक्ष्य आपकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपको अंदर से एक उत्तेजना देती है, वही आपका ड्राइव होता है, चालक होता है। नेक्स्ट मास्लो, दैट इज अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जानते रहेगा अब्राहम मैस्लो, ये ना ओके, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं का क्रम बताया, पिरामिड बताया।
5 आवश्यकताओं का पिरामिड बताए। स्पीड में लिख रहे हैं, राइटिंग समझ जाएगा, ठीक है। पिरामिड बताया, 5 आवश्यकता पिरामिड बताया। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकता सबसे पहली आवश्यकता, ठीक है। शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले सब भोजन, निद्रा, जल या सभी? भूख, प्यास, नींद, काम सब आ जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सत्यवती जी, राजा जी, दीपक जी, योगेंद्र जी, एन कुमार जी, बिंदा जी, कुंती जी, शुभम जी, बिल्कुल ये चारों ही हैं। तो अगर आप इन आवश्यकता पदानुक्रम को, इन्होंने पिरामिड 5 आवश्यकताओं को बताया था अब्राहम मैस्लो ने, अगर पांचों का अगर आप नाम लिख देंगे ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अगर आप पांचों का नाम लिख के मुझे कमेंट करके दे देंगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी सच में, ठीक है। तो बता दीजिएगा मुझे। तो ये चारों है। शारीरिक आवश्यकता को प्राथमिक आवश्यकता बोले, इसी को दैहिक आवश्यकता बोलते हैं, ठीक है। इसी को दैहिक आवश्यकता बोलते हैं और इसी को जैविक आवश्यकता बोलते हैं। जैविक आवश्यकता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। घर न मिले, जगह न मिले, लोगों के बीच सम्मान न मिले, मुक्ति न मिले, ठीक है, ये समाज न मिले, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन सुरक्षा न मिले, चल जाएगा, लेकिन अगर ये ना मिला तो पहले तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, किसी ने बताया है क्या? चलिए कोई नहीं बात है। फूड, वाटर, स्लीप, आप लोगों ने बस यही बताया है, ओके। सबसे पहला शक्ति जी, शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, मोक्ष। क्या बात है मैम, सुपर। ग्रुबर जी, भोजन, आवास, सामाजिक आवश्यकता, संरक्षण, समाज। बहुत बढ़िया भाई। घर, भोजन, समाज, घर, भोजन, समाज, पहले भोजन, सरपराजिता जो भी है, पहले भोजन, फिर घर, फिर समाज, फिर सम्मान, फिर मुक्ति। घर पहले नहीं होगा भाई, पहले भोजन करिए। पुराने विचारों में नई जानकारी को अनुकूल करने की प्रक्रिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पियाजे का है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू ओल्ड आइडियाज नोन एज, यानी पुराने विचारों में नई जानकारी को अनुकूलित करने की प्रक्रिया आत्मसात का समाजन सक्रिय। जब कहे संशोधन, जब कहे परिवर्तन, जब कहे बदलाव, तब आपको जाना है किसके? एकोमोडेशन की तरफ। और जब ये नहीं है तो आपको किसकी तरफ जाना है? सीधा सीधा सबको जाना है। चलिए बहुत बढ़िया शुभम जी, करेक्ट है। आत्मसिद्धि सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट किसको माना? आत्मसिद्धि को, मोक्ष, जो हर किसी को नहीं प्राप्त होती। प्रीति जी बहुत बढ़िया। 28 का ए सभी लोगों ने बताया। तो देखिए पुराने विचार में, वर्तमान विचार में नई जानकारी बस डाल दीजिए आप। कुछ पुराने विचार में कुछ बदलाव मत करिए, संशोधन मत करिए, परिवर्तन मत करिए, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा क्या? आत्मसात। अगर यही कह देता है पुराने विचार में नई जानकारी को, मतलब नई जानकारी को ऐड करने के लिए पुराने विचार को परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो वहां पे समायोजन हो जाता। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थर्स्टन के समूह कारक? बहुत बढ़िया, आ गया बुद्धि। देखिए हमने बोला है ना आज का जो टॉपिक है वो मिसलिनियस है, पूरा टॉपिक क्लियर होगा इसमें। थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था, बुद्धि का समूह कारक। जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था तो 13 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बट उसमें इन्होंने 7 प्राथमिक बुद्धि, ठीक है, अच्छा 7 प्राथमिक बुद्धि के लिए जाना जाता है, ठीक है, 7 प्राथमिक बुद्धि बताई थी। अब ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इन्हीं की है, जानते रहिएगा भाई सब कुछ। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो पूछा ना कि इसमें से कौन सा नहीं आता? दैशिक क्षमता, स्मृति क्षमता, संख्यात्मक, संगीतात्मक। एक नहीं आता, सबको पता है, जो नहीं आता वो हार्वर्ड गार्डनर में आता। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। मीरा जी, संख्यात्मक है तो अंक की गणती, अंकों को समझना, अंक की गणती। क्यों गलती कर रहे हैं भाई, क्यों गलती कर रहे हैं आप लोग? गलती नहीं करना है, गलत बात है, ठीक है। देखिए संख्यात्मक क्षमता है, स्मृति क्षमता है, दैशिक क्षमता है, ठीक है, इसमें हमने बताया हुआ था। शाब्दिक भी था, आपको याद होगा, हम बता देते हैं और क्या क्या था। शाब्दिक था, शब्द प्रवाह था, याद होगा, शब्द प्रवाह था, ठीक है। म्यूजिकल नहीं है भाई, म्यूजिकल हार्वर्ड गार्डनर में है भाई, हार्वर्ड गार्डनर में है, ठीक है, म्यूजिकल हार्वर्ड गार्डनर में। इन्होंने म्यूजिकल नहीं बताया था, संगीतात्मक नहीं बताया था। दैशिक था, स्मृति था, संख्यात्मक था, शाब्दिक था, शब्द प्रवाह था, ठीक है, प्रत्यक्षात्मक था और स्मृति भी था। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है सरप्राजिता जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है शीर्षगामी सिद्धांत, दैट इज सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। सिफेलोकॉर्डल, ये आपका क्या है? सिफेलोकॉर्डल, दैट इज गामक, भाषा, संज्ञानात्मक, नैतिक। किस में आएगा भाई?
सिफेलोकॉर्डल बालक का विकास, ये विकास के डायरेक्शन में आएगा, दिशा के सिद्धांत में आएगा। दिशा के सिद्धांत में भी ये क्या है, बालक का विकास क्या है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। सिर पदाभिमुख सिद्धांत, मस्तके दोमुखी, कुपुस्वामी, गामक में आएगा, भाषा आएगा, संज्ञानम, नैतिक। जल्दी बताइए स्पीड में, कंफ्यूजन मत करिए। इतने अच्छे से आपको इतने अच्छे से हर चीजें बार बार हम रटवाते क्यों हैं, रटवाने को निगेटिव मत लीजिएगा, हम इतनी चीजों को हम आपको बताते क्यों हैं, ताकि आप हर चीज को सीखें, कोई गलती ना हो आपसे, बस हम ये चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ये गामक में आएगा, किस में आएगा, बालक पहले सिर उठाता है, फिर बैठता है, फिर घुटने बल चलता है, फिर चलना प्रारंभ कर देता है। ये भाषा विकास नहीं है, संज्ञान विकास नहीं है, नैतिक विकास नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सीफेलो शीर्षगामी, दूसरा अधोगामी दैट इज प्रॉक्सिड मॉडिस्टल, पहले हाथ उठाएगा फिर उंगलियों को यूज करेगा, अंतः से बाह्य की, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर जो कह सकते हैं एक्टिविटीज अप्रोच, यानी गतिशील दृष्टिकोण यहाँ पे अपनाया जा रहा है। द डायनामिक अप्रोच, यहाँ पे क्या है, द डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन, इसका मतलब क्या है, शिक्षण परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए, यानी जो शिक्षण है मतलब शिक्षण परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है शिक्षण को छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, मतलब शिक्षण परिवर्तन हो चाहिए लेकिन छात्रों की आवश्यकता अनुरूप। लेकिन और भी देख लेते हैं, शिक्षण को अधिगम की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी, ये क्या है, ये गतिशील है ना, गतिशील मतलब एक्टिविटी से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी है शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों के ऑप्शन बी शिक्षण की छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप बनाना चाहिए, तो ये मनोवैज्ञानिक में चला जाएगा। यहाँ गतिविधि बोला ना, एक्टिविटी हो रहा है, तो देखिएगा ऑप्शन सी क्या कर रहा है, शिक्षण को अधिगम की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी पर जोर देना चाहिए, शिक्षण छात्रों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए। पॉजिटिव तो सभी, लेकिन आपको जिस क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया उसके संदर्भ में आपको आंसर करना है। 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया दीक्षा जी, सब सही जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रुबर जी बहुत बढ़िया। आज के क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करेगा यहां से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बेसिकली क्योंकि ये गतिशील दृष्टिकोण की बात क्या है, तो शिक्षण को, ये भी सही है, शिक्षण छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप बनाना चाहिए, ये तो करेक्ट है, लेकिन गतिशील की बात क्या है ना, यानी शिक्षण को अधिगम की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की भागीदारिता पर जोड़े, यानी बच्चे ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ये डायनामिक अप्रोच में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसिक छवियों, संकेतों, प्रतीकों, मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, समस्या समाधान के लिए विचारों को उथल पुथल एकदम भूकंप ला देना की सहायता से समस्या हल करने की प्रक्रिया क्या है, चिंतन है, अभिप्रेरणा है, सृजन है, परिपक्व है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब है, आंसर भी आपका लाजवाब ही आएगा। देखिए सृजन मत लीजिएगा, यहाँ पे छवि और संकेत और प्रतीक भी आ रहे हैं। जब आप मस्तिष्क में कुछ सोचते हैं, सोचना मतलब जब आपके सामने समस्या आती है, समस्या हल करने के आप चिंतन, देखिए अगर आप सिर्फ मस्तिष्क उद्दीलन लेंगे तो सृजन होगा, लेकिन ये सब भी तो है ना, ध्यान रखिएगा। समस्या हल करे, अरे भाई समस्या आती है, समस्या को हल करना क्या कहलाता भाई। देखिए सब लोगों ने सी कह दिया, गलती मत करिए योगेंद्र जी, गलती नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ मेंटल इमेज, साइन, सिंबल। देखिए बेसिकली क्या है, आप छवि का, संकेत का, प्रतीक, देखिए इतनी सारी चीजें आप निकाल रहे हैं अपने दिमाग में, ये सब ब्रेन स्टॉर्मिंग के पार्ट है। तो की सहायता से समस्या का हल करने की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। क्या है, चिंतन। क्लियर है। अगर ये कहता कि अगर आपके सामने समस्या आ रही, समस्या को आप सृजन तरीके से हल करें तो वहां पे सृजनात्मक हो जाता है। चिंतन इज बेटर देन अदर ऑप्शन, ठीक है। चिंतन करना, चिंतन का आधार क्या होता है, चिंतन का, देखिए बहुत ज्यादा चिंतन करना चिंता का रूप ले लेगा, चिंतन नहीं करेंगे तो भी गलत बात है। चिंता इतना करिए जितना आप सह सके, ठीक है। चिंतन तभी करेंगे जब आपके पास समस्या है, कि समस्या नहीं रहेगी तो चिंतन नहीं करेंगे। और दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना छोटा आदमी हो। छात्रों के सफल अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है, आप चाहते हैं बच्चा सफल हो जाए, तो इसके लिए क्या करें, शिक्षार्थी की तत्परता को, शिक्षक की शिक्षण को, विषय की कठिनाई को, कक्षा की अंतःक्रिया, क्लासरूम इंटरेक्शन, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, जो आपको पता है छात्र सफल अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट छात्र है, सबसे ज्यादा छात्र इंपॉर्टेंट है। विचार उथल पुथल, चिंता चिता समान है जी, एक बिंदु हटाइए, कहानी खत्म। 33 का ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए
देखिए शिक्षक का शिक्षण विषय, देखिए आपके मन में आ सकता है कक्षा की अंतःक्रिया। कक्षा की अंतःक्रिया तब होगी जब बच्चा तत्पर होगा, तत्परता रुचि को जन्म देगी। जब बच्चे की रुचि होगी तो छात्र सफल होगा। और आपको पता है आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, छात्र केंद्रित है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, छात्र केंद्रित है। तो शिक्षार्थी की तत्परता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, कक्षा की अंतःक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, रेडीनेस ऑफ लर्नर, जो कि हमारे थांडाई के सिद्धांत में आएंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, बिल्कुल आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा, बाह्य रूप से प्रेरणा, धन के लिए, फर्स्ट सेकंड पोजीशन आने के लिए, टीचर से चॉकलेट पाने के लिए, ठीक है, अपना नाम ऊंचा करने के लिए। अगर आप पढ़ते हो तो वो तो आपके बाह्य परिणाम चला जाएगा। तो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आंतरिक इंटरनल मोटिवेट होते हैं। कब होंगे, दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाएगा तब। क्या दंड और पुरस्कार इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, जरा संभल कर आंसर दीजिएगा। पठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाए, ये आपको रटने को बढ़ा रहा है। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता। अपनत्व का भाव, क्रिया शक्ति ये बच्चे की स्वयं की है, बच्चे की खुद की है, बाह्य वातावरण की नहीं है। शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन करने को उत्साहित करते हैं। शिक्षक आज्ञा पालन करे मतलब ये तो हो गया, शिक्षक कौन से हो जाएंगे भाई, ये निरंकुशवादी शिक्षक हो जाएंगे, मतलब टीचर कहे उनके अनुसार बात, और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं। तो बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सब सही जा रहे हैं। जल कुमार जी, मन्ने पटेल जी, सांगू जी, उषा जी, कुसुम जी, अभिशार जी, आत्मा जी, अनुपा जी, ग्रुबर जी, बिल्कुल उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रियाशीलता तीव्रता लाता है। यानी अगर उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रियाशीलता में अगर तीव्रता लाता है, अगर वो जो शैक्षिक वातावरण है, तो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। आंतरिक प्रबल स्थिति एक व्यक्ति को किस विशिष्ट तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी इंटरनल ड्राइविंग स्टेट स्टिमुलेटिंग अ पर्सन टू एक्ट एंड इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, क्या है, जब आंतरिक प्रेरणा होगी तब होगा ऐसा, बाह्य प्रेरणा होगी तब होगा। साहचर मतलब आंतरिक बाह्य में रिलेशन होगा, या उपरोक्त में से। साहचर का मतलब तालमेल होता है। तो बताइएगा भाई जल्दी से, कोलैबोरेशन मतलब एक दूसरे से सीखना हो जाएगा। तो सरल क्वेश्चन है, आंतरिक प्रबल स्थिति एक व्यक्ति के में तब होगी जब वो क्या होगा भाई, इंटरनल क्या होगा, मोटिवेट होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आगे बढ़िए बस आप लोग, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही जा रहे हैं। दैट इज आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, चलिए समय आपका कम ही जाएगा भाई, उम्मीद तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र की अधिगम शैली भिन्न होती, समान होती, अनोखी होती, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्येक छात्र की अधिगम शैली, हर बच्चा अलग होता है, हमारा मनोविज्ञान कहता है, और हर बच्चा विशिष्ट होता है। जल्दी आंसर करिए। पैंतीस से, चलिए बिल्कुल, जय श्री श्याम, बहुत बढ़िया। 36 का डी, हर बच्चा क्या है, भिन्न होता है और अनोखा, अनोखी, अनोखा, अनोखी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण से छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा होती है, यानी बच्चे ग्रुप में अगर सीख रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। अगर बच्चे आप समूह में सीख रहे हैं तो वो किस चीज की अपेक्षा रखते हैं, समूह से मूल्यांकन पाने के लिए करते हैं, काम को समान रूप से वितरित करने के लिए करते हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण की अनदेखी करना, समूह के प्रति पृथक छात्रों को आकर्षित करना। यानी कि समूह शिक्षण से छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा होती है, समूह शिक्षण से बच्चे कौन सी अपेक्षा रखते हैं भाई, जल्दी बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। थर्टी सिक्स का डी, 37 का ए, हितेश जी डी, सोनल जी ए, मिस रेणु जी डी। ओके, चलिए देखते हैं आप लोग। अगर समूह के प्रति पृथक छात्रों को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड द ग्रुप, यानी कि समूह शिक्षण से छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षा होती है, यानी समूह में अगर शिक्षण कर रहे हैं बच्चे तो किस चीज की अपेक्षा रखते हैं, समूह से मूल्यांकन पाने के लिए नहीं, काम को समान रूप से वितरित करने के लिए। देखिए जब समूह में कोई कार्य किया जाता है, याद रखिएगा, जब समूह में अगर कोई कार्य किया जाता है तो यही अपेक्षा की जाती है कि जो काम है सबको समान रूप से वितरित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली है तो उसको आप बढ़िया क्वेश्चन दे दीजिए, जो मंदबुद्धि का बच्चा उसको सरल क्वेश्चन दे दीजिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अनदेखी करना, निगेटिव। अगर ऑप्शन सी डी की तरफ जाते हैं, समूह के प्रति
समूह के प्रति पृथक छात्रों को आकर्षित, यानी समूह के प्रति अलग अलग छात्रों को आकर्षित करना, ये गलत हो जाएगा, सभी को आकर्षित करना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज मच बेटर देन। ठीक है, चल रहा है भाई, चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षा प्रक्रिया के स्थानों पर शिक्षक के पास नहीं, शिक्षार्थी के पास कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए? अच्छा, शिक्षा प्रक्रिया के स्थानों पर शिक्षक के पास नहीं, शिक्षार्थी के पास कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए? किसमें? शिक्षा प्रक्रिया में। निर्माणवादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव वर्ड, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, क्रियात्मक दृष्टिकोण, क्रिया फंक्शनलिस्टिक अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण, स्ट्रक्चर। तो बेसिकली शिक्षा प्रक्रिया के स्थानों पर शिक्षक के पास नहीं, शिक्षार्थी पर कौन सा, यानी शिक्षक के पास नहीं, बच्चों, ये बच्चों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सिंपल सी बात है, बच्चों का दृष्टिकोण निर्माणवादी होना चाहिए, व्यवहारवादी होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए या संरचनात्मक होना चाहिए? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 38 का ए, 38 ना, ओके, बहुत बढ़िया। 38 का कुछ लोग सी बता रहे। क्रियात्मक, देखिए मैम, क्रियात्मक में सिर्फ क्रिया आएगी, क्रियात्मक बोले तो शारीरिक क्रिया, बस क्रियात्मक सिर्फ शारीरिक क्रिया आएगी। निर्माणवादी बच्चा निर्माण करेगा ना, पॉजिटिव वर्ड यूज करिए भाई। व्यवहार में तो देखिए, व्यवहार में तो सिर्फ अवलोकन आएगा जिसको देखेगा बच्चा, क्रियात्मक में शारीरिक क्रिया आएगी, संरचना में क्या है? स्ट्रक्चर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? स्ट्रक्चर देखा जाएगा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा निर्माणवादी दृष्टिकोण। बच्चे का दृष्टिकोण कैसा होना है? निर्माणवादी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, 39 नंबर। वंचित समूहों के बारे में, नहीं दिख रहा होगा, सुन लीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात आप लोग जरा धैर्य पूर्वक। नहीं दिख रहा होगा तो हम बता रहे, सुन लीजिएगा। वंचित समूहों के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह, मतलब वंचित समूहों के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से अक्सर प्रकट होती है? लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था। ये क्या है ना, डीप सीटेड टीचर prejudices about the disadvantaged group can often revealed through an analysis of which of the following classroom process। मतलब कहना ना, वंचित समूहों के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह, यानी शिक्षक क्या है? पूर्वाग्रह से ग्रसित है। शॉर्ट में बता रहे हैं, शिक्षक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, एक लाइन की बात है। तो निम्नलिखित में किस कक्षा प्रक्रिया विश्लेषण के माध्यम से अक्सर, तो इस शिक्षक के द्वारा कौन सी चीज प्रकट होगी कि वो लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित करेगा, बैठने की व्यवस्था करेगा, या अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करेगा, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करेगा, अच्छी बात है, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने को प्रोत्साहित, यानी जो रटने वाली चीजें उसको चुनौती देने की बात करेगा। यहाँ पे जो शिक्षक है ना, वो गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये शिक्षक पूर्वाग्रह से क्या है? ग्रसित है। तो अगर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित शिक्षक है तो निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से अक्सर प्रकट होगी? तो शिक्षक कैसा करेगा भाई? वो लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर कक्षा को क्या करेगा? बैठने की व्यवस्था करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली प्रोत्साहित करने, यानी इंकरेजमेंट ऑफ मासी ओरिएंटेड मोटिवेशन स्टाइल बाय द टीचर, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अधिक अनुभव को करने वाले छात्रों के लिए यथोचित समायोजित करना, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो उनका व्यवहार में पूर्वाग्रह दिखेगा, रंगभेद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें टिक हो गया था ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? यानी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन आपका करेक्ट है? विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है, बहुत बढ़िया। यह केवल व्यक्तिगत मानसिकता से प्रभावित होती है, बहुत बढ़िया। विकास प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती, बहुत बढ़िया। विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा नहीं होता। ये क्वेश्चन ऐसा है, हर एक स्टेट के एग्जाम में आ चुका है, तो इससे आप भली बात परिचित रहिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग करेक्ट है। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ये क्या है? बहुदिशीय है। ये क्या है? बहुदिशीय है। जैसा कि आपको पता है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, हर बच्चे की संस्कृति अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानदंड संदर्भी परीक्षण, जो क्विज होता है और जो आप परीक्षा करवाते हैं, जो पहले से निर्धारित होता है, उसे ही बोलते हैं क्या, मानदंड संदर्भी परीक्षण। उद्देश्य क्या है, यह पूर्व निर्धारित मानदंडों या अधिगम मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन का आकलन करता है। बिल्कुल सही है। यह उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में एक संगठन के प्रदर्शन और क्षमता के विषय में स्वतंत्र निर्णय प्रदान करने के लिए निर्मित निरीक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया को मापता है। यह कार्यक्रम की गतिविधियों के दौरान कार्यक्रम के महत्व को निर्णय लेने की पद्धति है नहीं, यह संस्था के तहत अपने स्वयं के सिरों के लिए किए गए गुणवत्ता की समीक्षा प्रक्रिया नहीं। भाई आंसर करिएगा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। अरे भाई तो हम है ना भारती मैम, हम किस लिए हैं, बताने के लिए तो है ना मैम, बताइएगा। फोर्टी वन का बी, हिमांशु जी बी, शुभम जी बी, रुमाना जी बी। देखिए चलिए पूजा जी लास्ट में बताइएगा, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बी बता रहे हैं, आर्यन जी ने बताया हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पे भाई, ये ऑप्शन है। इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्रीडिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड। इट मेजर अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी डिजाइन टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट जजमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। देखिए पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस क्यों लेंगे आप इसमें यानी ये उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में एक संगठन के प्रदर्शन और क्षमता के विषय में स्वतंत्र निर्णय प्रदान करने के लिए निर्मित निरीक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया। देखिए मानदंड संदर्भित जो परीक्षण है, जो आप परीक्षा करवाते हैं स्कूल में ना, वही है ये। तो ये बच्चों के प्रदर्शन की परीक्षा करता है ना, ठीक है। आंसर करिएगा। खाते रहिए योगेंद्र जी, खाना खाते हुए करिए, ठीक है। दानेश्वरी जी बिल्कुल खाना खाते हुए पढ़िए भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह पूर्व निर्धारित मानदंडों या अधिगम मानकों के एक निश्चित सेट के विरुद्ध, कहने का मतलब कि ये छात्र के प्रदर्शन का आकलन करता है, यानी बच्चे जैसा प्रदर्शन बेसिकली ये पूर्व निर्धारित है, लेकिन ये छात्रों के प्रदर्शन के अनुसार आकलन करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? नोवाक, वाइगोस्की, पियाजे, ग्लेजरफील्ड। सामाजिक रचनावाद सबको पता है, सामाजिक वर्ड आ गया, आंसर आपके सामने होगा। जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सामाजिक रचनावाद आंसर करिएगा फटाफट सभी लोग। बी बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही बताया है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन है? वाइगोस्की, ठीक है, सभी लोग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करिएगा स्पीड में। जिसको भूख लगी भाई खाना खाते हुए पढ़िए आप लोग, एक हाथ से खाना खाइए, एक हाथ से क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दे दिया, करेक्ट है बिल्कुल। चलिए बिल्कुल क्या होगा? वैचारिक, क्योंकि परीक्षा के लिए पढ़ना निगेटिव, इसमें रटने के लिए पढ़ना गलत बात है। अभ्यास और ड्रिल रटना हो जाएगा, वैचारिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिल पार्ट का अर्थ है, यानी ड्रिल पार्ट नई चीजें सीखना, याद के तथ्यों को दोहराना, शिक्षार्थियों को सक्रिय रखना, कक्षा को सक्रिय रखना। ड्रिल लेसन मीन्स, जल्दी बताइए। बिल्कुल प्रोवाइड करा जाएगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं, दिया जाएगा। फोर्टी फोर का बी, इंदू जी बी।
चलिए कुछ लोग चले गए क्या खाना खाने भाई, कोई नहीं आगे बढ़िए। प्रज्ञा जी, अन्नपूर्णा जी, अंजलि जी, राम जी, दुर्गा जी, नुमाज जी, बहुत बढ़िया। क्या देगा, याद के तथ्यों को दोहराना। बहुत लोग पूछते हैं मैम ड्रिल का मतलब होता है कोई चीज याद के लिए उसको बार बार दोहराई, दैट इज ड्रिल। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की एक शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग अपने पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है नैदानिक मनोविज्ञान है, परामर्श मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, प्रायोगिक मनोविज्ञान है। आंसर करिएगा अगले क्वेश्चन का। अच्छा, योगेंद्र जी को देख के सबको भूख लग रही, मुझे भी यही लग रहा है भाई, मुझे भी यही लग रहा है योगेंद्र जी, सही कह रहे हैं आप लोग। बताइएगा भाई अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। ओके सभी लोगों ने बता दिया 45 का सी, दैट इज 100% करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, क्या हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। अरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड थोड़ा और बढ़ाइए भाई। किस स्तर पर हमारे पास नैतिकता की व्यक्तिगत परिभाषा या नियमावली नहीं होती, आपको बताना है किस स्तर पर हमारे पास नैतिकता की व्यक्तिगत परिभाषा नहीं होती, यानी नैतिक क्या होते हैं, क्या अच्छा क्या खराब है, किसको कैसे बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसकी नियमावली नहीं होती। पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, ये है कोहलबर्ग जी हैं। कौन है ये, कोहलबर्ग है, ठीक है, ये है कोहलबर्ग। इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बताया, 3 स्तर और 6 चरण बताया, ठीक है। कल कोहलबर्ग को देखेंगे हम लोग, ठीक है। कल की टॉपिक कोहलबर्ग नहीं कोई और होगी, मैं भी बता देंगे कल की टॉपिक क्या होगी, हम आपको बता देंगे, ठीक है। कल की टॉपिक क्या होगी कल हम आपको बता देंगे, जल्दी बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया, 46 का सभी लोगों ने बता दिया, ए बिल्कुल। पहले स्तर पे बच्चा दंड और आज्ञा पालन से सीखता है, ये हो जाएगा पूर्व नैतिकता स्तर। पूर्व नैतिकता स्तर में बच्चों को नॉलेज नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, जो जैसा करता है वैसा वो सीखते हैं। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी वुड यू नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अध्यापकों द्वारा मननशील पत्रिका का इस्तेमाल करना, स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन करना, केवल मानव निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, या विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार करना। सरल क्वेश्चन है, आंसर करिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी जल्दी 47। बहुत बढ़िया, सब सही जा रहा है, बिल्कुल। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित होना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण रणनीति का नाम है क्या है, किसका है भाई परीक्षण और त्रुटि। ये डेवी का दृष्टिकोण है, जॉन डीवी का है, पावलोव का दृष्टिकोण है, हेबियन का दृष्टिकोण है, या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण है। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा। मैं मुझे कोहलबर्ग का सिद्धांत बहुत ही कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा कुनबुम जी, कोहलबर्ग का सिद्धांत भी लाएंगे आप क्लियर समझ जाएंगे। देखिए डीवी तो हमारे प्रगतिशील शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, परीक्षण और त्रुटि यानी आप परीक्षा और त्रुटि करके आप सीखेंगे, परीक्षण और त्रुटि के आधार पर आप खोज करेंगे। अरे भाई जब खोज करते हैं तो ये होता है सिद्धांत मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित होती है, किस पर आधारित है, डेवी के दृष्टिकोण पर, पावलोव के, हेबियन के, या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 48। बहुत बढ़िया, 48 का डी, ठीक है, 48 का डी करेक्ट है। तो आपका हो जाएगा परीक्षा और त्रुटि सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारे ह्यूरिस्टिक जो कि आर्मस्ट्रांग द्वारा दिया गया था, ये ह्यूरिस्टिक यानी जो आर्मस्ट्रांग द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। परीक्षा और त्रुटि यानी ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि है जिसमें बताया गया है, आर्मस्ट्रांग द्वारा दिया गया, इनका जो सिद्धांत है वो परीक्षा और त्रुटि पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतम स्तर है,
ये हमारे हैं, ये हैं ब्लूम जी, ठीक है। कौन है? ब्लूम। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक भावात्मक को क्रियात्मक पक्ष में बांटा था। यहाँ आपको संज्ञानात्मक का सबसे निम्न बताना है, समझ, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, सबसे निम्न बताना है, ठीक है। सबसे निम्न आपको बताना है, आंसर करिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। जी अन्वेषण आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया। 49 का बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है भाई? ज्ञान है, ठीक है, बोध है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? अनुप्रयोग है, फिर पहले क्या हो जाएगा? पहले विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, और फिर आपका क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। तो सबसे निम्न स्तर ये क्या है? ये आपका सबसे निम्न है, और मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर है, ठीक है। मूल्यांकन देख लीजिए भाई, हमने मूल्यांकन ही लिखा हुआ है, सबसे उच्च स्तर। तो सबसे निम्न स्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो हम कल कराएंगे। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यवर्ती रूप में प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? यानी आप लोग को बताना है कौन सा ऐसा बच्चा है जो बाह्य विप्रेरणा से प्रेरित नहीं है, उन्हें अपना काम करने में व्यक्तिगत रुचि होती है, व्यक्तिगत रुचि, आंतरिक अभिप्रेरणा, वे सुदृढ़ीकरण पर निर्भर करते हैं, मतलब कि दे डिपेंड ऑन द रीइंफोर्समेंट। कितना खतरनाक है ना, सुदृढ़ीकरण मतलब प्रबलन, पुनर्बलन। वे पुरस्कार पाने के बारे में आशा करते हैं, वे एक आंतरिक बल का अनुभव नहीं करते। निम्नलिखित कौन सा बाह्यवर्ती रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है? यानी आपको बताना कौन सा बच्चा बाह्य रूप से प्रेरित नहीं है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, 50 का ए करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मंजीता जी, 50 का ए सभी लोगों ने करेक्ट बताया है। 50 का ए सत्यवती जी। जी क्या हो जाएगा? वे अपना काम व्यक्तिगत रुचि से करते हैं, क्योंकि ये किसका उदाहरण है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन मैराथन के, सीडीपी के 50 क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को जो अगर इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे तो गलती हो जाएगी आपसे। तो ये रहे 50 में से अगर आपके कितने नंबर अगर आप बता देंगे तो बड़ी खुशी होगी। और इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। जाइए आप लोग खाना खाइए अच्छे से, और अपनी जो भी क्लासेस उसको रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। संडे को मिलेगी, संडे को, ठीक है, संडे को। अरे भावना मैम ऑलरेडी उसमें 25 दिए गए हैं, वो भी तो लगाना है आपको। पूरे 35 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। चलिए ओके। योगेंद्र जी बहुत बढ़िया नंबर है, 45 नंबर, बहुत बढ़िया। नंदिनी जी 48 नंबर, 2 नंबर दुखी है, ओके। रुमाना जी 30 में से 30, बहुत बढ़िया रुमाना में, बहुत बढ़िया। आगे के 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 45, 48, 50, 48, क्या बात है। 46 डेली यही टाइम कॉल होगा? नहीं नहीं, टाइम 6 बजे है। सीडीपी की टाइमिंग 6 बजे है, आज थोड़ा सा लेट हो गया। सीडीपी की टाइम 6 बजे है। सीडीपी आपका 6 बजे होता है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। तो सभी लोग जाइए, अपना ध्यान रखिए, खाइए पीजिए, अच्छे से खुश रहिए, अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, अच्छे से ध्यान रखिए खुद का, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को जय श्री श्याम और सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी को, ठीक है।